नमस्ते, सौरभ नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। लल्लन टॉप शो में आज बात होगी महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम मेघालय के बीच चल रहे विवादों की। शुरुआत महाराष्ट्र कर्नाटक से शुरू करते हैं। साल 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ। 1 नवंबर 1956 को केंद्र सरकार ने बॉम्बे स्टेट, जिससे पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, के बेलगाम और 10 तालुकाओं को कन्नड़ भाषी मैसूर स्टेट में मिला दिया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। मराठी भाषी महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ, लेकिन शुरू से ही महाराष्ट्र का दावा कर्नाटक को दिए गए 4 जिलों विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ा के 814 गांवों पर रहा है, जहां मराठी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं। महाराष्ट्र इन 4 जिलों के 814 गांवों पर अपना दावा करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक भी महाराष्ट्र की सीमा से लगते कन्नड़ भाषी 260 गांवों पर अपना दावा करता है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अक्टूबर 1966 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में महाजन कमीशन बनाया। महाजन कमीशन ने 1967 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कमीशन ने 264 गांवों को महाराष्ट्र में मिलाने और बेलगाम के साथ 247 गांवों को कर्नाटक में ही रहने देने की सिफारिश की। महाजन कमीशन की रिपोर्ट को महाराष्ट्र ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये सिफारिशें पक्षपाती हैं और इनमें कोई तर्क नहीं है। कर्नाटक ने सिफारिशों से सहमति जताते हुए लागू करने की मांग की। हालांकि केंद्र सरकार ने महाजन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। विवाद चलता रहा। 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने मसले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां अब तक मामला पेंडिंग है। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब वर्तमान पर आते हैं। करीब 6 दशक से चले आ रहे इस विवाद में दोनों राज्यों के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजी होती रही। महाराष्ट्र की एनसीपी और शिवसेना विवादित क्षेत्र को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए काफ़ी उग्र भी रही हैं। दोनों राज्यों के नेताओं की ओर से बयान आते रहे कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटा जाएगा। फिर दोनों राज्यों में सरकार चाहे जिस भी पार्टी की रही हो, जैसे फिलहाल कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों जगह बीजेपी सत्ता में है, लेकिन दोनों राज्यों के नेताओं के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। मई 2022 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीआर बोम्मई ने कहा कि 1 इंच भी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। महाराष्ट्र के नेता अपनी राजनीति चलाने के लिए भाषा और जमीन विवाद को उठाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते दिन यानी 22 नवंबर को कहा कि हम मराठी भाषी गांवों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हम इस बात पर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से दोनों राज्यों के बीच इसे लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। 21 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीमा विवाद में महाराष्ट्र का पक्ष रख रही लीगल टीम से कोऑर्डिनेट करने के लिए 2 मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई को नियुक्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट विद्यानाथन को भी नियुक्त किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिंदे ने फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक पेंशन स्कीम का भी ऐलान किया। ये स्कीम उन लोगों के लिए भी होगी जो कर्नाटक के उस क्षेत्र में रहते हैं जहां महाराष्ट्र का दावा है। शिंदे ने कहा है कि वो क्षेत्र में राज्य सरकार की अन्य योजनाएं भी लागू करने की सोच रहे हैं। शिंदे ने कहा, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे हमेशा चाहते थे कि बेलगाम महाराष्ट्र का हिस्सा बने। हम इस मुद्दे को हल करना चाहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो वकीलों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। हम इस पर जल्द ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। शिंदे के बयान पर कर्नाटक से भी प्रतिक्रिया आई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सीमा विवाद पर सुनवाई को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। बोम्मई ने बताया कि कर्नाटक सरकार का पक्ष रखने के लिए वकीलों की एक टीम तैयार है, जिसमें सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, श्याम दीवान, उदय होला और मारुति जिराले शामिल हैं। बोम्मई ने एक बार फिर से दोहराया कि महाराष्ट्र में अपनी राजनीति चलाने के लिए राजनीतिक दल इस मुद्दे को हवा देते रहते हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई इतने पर ही नहीं रुके। 22 नवंबर को मुख्यमंत्री बोम्मई ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के कन्नड़ मीडियम स्कूलों को स्पेशल ग्रांट देने और महाराष्ट्र और कर्नाटक के एकीकरण के लिए लड़ने वाले महाराष्ट्र के कन्नड़ भाषी लोगों को पेंशन का ऐलान कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रहने वाले कन्नड़ भाषी लोगों के हितों की रक्षा करना कर्नाटक सरकार का कर्तव्य है। दोनों राज्यों के बीच बयानबाजी जारी है।
वकीलों की टीम भी तैयार कर ली गई है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर। बीते दिन यानी 22 नवंबर को असम मेघालय बॉर्डर पर हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 5 लोग मेघालय के थे, जबकि एक मृतक असम का फॉरेस्ट गार्ड था। घटना को लेकर दोनों राज्यों की ओर से अपने अपने तर्क आए। असम के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस हिंसक झड़प की शुरुआत तब हुई जब अवैध तरीके से लकड़ी लेकर जा रहे एक ट्रक को असम के फॉरेस्ट गार्ड्स ने रोकना चाहा। ट्रक रोके जाने के बाद मेघालय से आई भीड़ ने फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए असम पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को टैग करते हुए कहा, असम पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड्स मेघालय की सीमा में आए और लोगों पर फायरिंग की, जिसमें मेघालय के 5 ग्रामीणों और असम के एक फॉरेस्ट गार्ड की मौत हो गई। मेघालय सरकार इसकी निंदा करती है। मेघालय सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लोगों को न्याय मिले और दोषियों को सजा हो। साथ ही मेघालय के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी लगे हाथ कर दी। मेघालय सरकार ने मृतकों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल के आसपास भारी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है और 7 जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद भी कर दी गई है। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मामले की जांच के लिए एक SIT बनाने की बात कही है। साथ ही पुलिस जांच को CBI से कराने के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज कैबिनेट की बैठक में हमने पश्चिम कार्बी आंगलोंग में एक दुर्भाग्यपूर्ण पुलिस नागरिक संघर्ष में 6 लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने पर गहरी चिंता जताई और शोक व्यक्त किया। हमने गुवाहाटी हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज रूमी फुकन से तथ्यों और परिस्थितियों की न्यायिक जांच करने और 60 दिन के भीतर इसे पूरा करने का अनुरोध किया है। हमारे मंत्रिमंडल ने संबंधित पुलिस जांच को CBI को सौंपने का भी फैसला किया। असम सरकार ने भी सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही जिले के SP का ट्रांसफर और स्थानीय वन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये तो हो गई कल की घटना। अब दोनों राज्यों के बीच चले आ रहे सीमा विवाद के बारे में भी जान लेते हैं। 1972 में असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। इसकी 885 किलोमीटर की सीमा असम से लगती है। दोनों राज्यों के बीच 12 जगहों को लेकर सीमा विवाद है। इसमें ऊपरी ताराबारी, गंजांग रिजर्व फॉरेस्ट, हाहिम, लंगपी, बोरद्वार, बोकलापारा, नौगवा, मातरूम, खानापारा, पिलंकाटा, देश दोमोरिया, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, खुंडली और रेटाचेरा शामिल हैं। इन पर दोनों राज्यों का अपना अपना दावा है। इसे लेकर दोनों राज्यों के बीच कई बार हिंसक झड़प भी हो चुकी है। इसी साल मार्च में दोनों राज्यों के बीच इन 12 विवादित जगहों में से 6 पर विवाद खत्म करने की सहमति बनी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कॉनरेड संगमा ने हस्ताक्षर इस पर किए थे। केंद्र सरकार ने असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद का 70% समाधान होने का दावा किया। मार्च में जिन क्षेत्रों पर सहमति बनी वो एरिया 36.79 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें से 18.51 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र असम के हिस्से, जबकि 18.28 वर्ग किलोमीटर मेघालय के हिस्से आया था। मार्च में दोनों राज्यों की सरकारों ने दावा किया था कि बाकी का विवाद भी जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हालांकि बीते दिन हुए हिंसक झड़प को असम सरकार ने सीमा विवाद से अलग बताया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बल प्रयोग करना पड़ा, ये नहीं होना चाहिए था। असम मेघालय बॉर्डर शांत है, मैं मेघालय के मुख्यमंत्री के संपर्क में हूं। तो ये थी आज की बड़ी खबर, 4 राज्यों के बीच का आपसी सीमा विवाद। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी में बात श्रद्धा मर्डर केस की। पुलिस जांच के बीच एक लेटर वायरल हुआ है। ये लेटर श्रद्धा ने आज से ठीक 2 साल पहले 23 नवंबर 2020 को पुलिस को दिया था। मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में दिए लेटर में श्रद्धा ने आफ्ताब से जान के खतरे की बात कही थी। लेटर में लिखा था, आफ्ताब अमीन पूनावाला मेरे साथ गाली गलौज करता है और मुझे मारता है।
आज उसने मेरा दम घोंटकर मारने की कोशिश की। उसने मुझे डराया और ब्लैकमेल किया कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। 6 महीने हो गए हैं वो मुझे पीट रहा है, लेकिन मुझ में पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी देता था। उसके माता पिता जानते हैं कि वो मुझे पीटता है और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो जानते हैं कि हम साथ रह रहे हैं और वे हफ्ते के आखिर में आते हैं। मैं आज तक उसके साथ रही क्योंकि हम जल्द ही शादी करने वाले थे। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इस लेटर पर महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। फडणवीस का कहना है कि समय रहते अगर पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद श्रद्धा की जान बच जाती। देखिए, वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है। बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली तो? जी बिल्कुल, ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। सर, कर्नाटक श्रद्धा का जो लेटर सुबह से हर जगह चलाया जा रहा है वो कहानी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जानने के लिए आपको वो लेटर भी देखना होगा जिसमें श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ली थी। ये लेटर श्रद्धा के शिकायत वाले लेटर से 26 दिन बाद लिखा था। श्रद्धा की तरफ से इस लेटर में बताया गया, 23 नवंबर 2020 को आफ्ताब पूनावाला ने घरेलू कलह की वजह से मुझसे मारपीट की थी। उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी और उस शिकायत के बाद आफ्ताब के माता पिता ने हम दोनों को समझाया था। इसके बाद हमारे बीच सारे विवाद दूर हो गए थे और इसीलिए मेरी शिकायत वापस ली जाए। लेटर में श्रद्धा ने यह भी बताया है कि आफ्ताब के माता पिता दोनों की शादी के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने भी इस लेटर की पुष्टि की है और उनका भी यही कहना है कि जांच से पहले ही श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली थी। मामले में आज आरोपी आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, लेकिन आफ्ताब की तबीयत ठीक न होने के चलते टेस्ट नहीं हुआ। इससे पहले कल लगभग 3.5 घंटे तक चले पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब से 15 से 18 सवाल पूछे गए। इनमें से कुछ सवाल इस प्रकार हैं: श्रद्धा को क्यों मारा? श्रद्धा से कहाँ मिले थे तुम? किस हथियार से श्रद्धा को मारा तुमने? क्या तुम्हें कोई पछतावा है? आफ्ताब ने इन सवालों पर क्या जवाब दिए, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई जानकारी सामने आएगी हम उसे भी आप तक पहुंचाएंगे। पुलिस सूत्रों की माने तो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट की प्रक्रिया पूरे होने में करीब 10 दिन लगेंगे। दोनों ही टेस्ट की इजाज़त पुलिस को कोर्ट से पहले ही मिल चुकी है। दूसरी सुर्खी तिहाड़ जेल से है। बीते दिन यानी 22 नवंबर को हमने आपको तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की वीडियोस के बारे में बताया था। ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इनके जरिए विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि जेल में सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये सब हमने कल आपको बताया था। साथ ही सत्येंद्र जैन की उस शिकायत के बारे में भी बताया था जिसमें उन्होंने सही से खाना न मिलने की शिकायत की थी। शिकायत पर आज सुनवाई हुई। सत्येंद्र जैन की ओर से दाखिल की गई अर्जी में कहा गया कि उन्होंने 5 महीने से अन्न का दाना नहीं खाया। याचिका में जैन ने यह भी दावा किया था कि उन्हें जेल में कुछ भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है और सही आहार तक नहीं दिया जा रहा है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा है कि जब वे ईडी कस्टडी में थे तब उनका वजन 103 किलो था, जब अब उनका वजन 75 किलो रह गया है। इस पर जज ने कहा कि आप खुद फास्ट रख रहे हैं तो वजन कम होगा ही। बात अगर सत्येंद्र जैन के वजन की हो रही है तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक जेल में रहने के दौरान सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया। फिलहाल अब इस मामले में आगे की सुनवाई कल यानी 24 नवंबर को होगी। कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से कल तक ये बताने को कहा है कि सत्येंद्र जैन को भोजन में फल, सब्जियां और मेवे देने बंद करने का आदेश कब और क्यों दिया गया। इधर खाने पीने की शिकायत पर सुनवाई हो रही थी, उधर सत्येंद्र जैन का जेल से एक और वीडियो वायरल हो गया जिसमें सत्येंद्र जैन ड्राई फ्रूट और सलाद जैसी चीज़ें खाते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने से पता चल रहा है कि ये खाना जेल का तो नहीं है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की ओर से सत्येंद्र जैन के एक नए वीडियो पर कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस मसले पर आम आदमी पार्टी को कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। सुनिए। बात भाजपा की नहीं है, दोनों का मिला जुला खेल है। तिहाड़ में क्या हो रहा है, केंद्र शासित राज्य है, पुलिस कानून व्यवस्था सब इनके पास है और इनको सब मालूम है। मिला जुला खेल चल रहा है दोनों का। और सबसे बड़ी बात, आपको वो जेल लग रहा होगा, असल में वो जेल कहाँ है? जेल में तो कभी नहीं आपने सुना होगा कि किसी को मालिश मिल रही हो कैदी को।
और वो भी उससे जो नाबालिग बच्चों का बलात्कारी है वो मालिश दे रहा हो। कभी सुना है आपने? कभी सुना है किसी को 5 सितारा होटल का खाना मिल रहा हो? कभी सुना है आपने उनके पास रिमोट है, टीवी है ना, उनके पास 4-4 लोग उनके आसपास उस बैरक में उनका मनोरंजन करने के लिए हैं, बिस्लरी की पानी की बोतल आपने देखा है? नहीं। तो ये जेल नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल ने अपने खास जेल मंत्री के लिए वहां पर एक वीवीआईपी व्यवस्था की है ताकि वो जेल का जो अंदर चल रहा है उसको देख रेख कर सके। लगातार किस प्रकार से आपराधिक छवि वाले व्यक्तित्व जो है राजनीति में आए और राजनीति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि एक मंत्री जो जेल काट रहा है, सजा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उगराही का काम करता है, फिरौती का काम करता है, और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भोजन पैक्ड आ रहा है और सब किस्म की सुख सुविधा जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की जा रही है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा विषय है वो ये विषय है कि जो व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है, पैर दबा रहा है, वो व्यक्ति खुद पॉक्सो जैसे अपराध में, जहां पे माइनर बच्चों के साथ रेप का केस उस पे बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग इनके इतने नजदीकी वहां बन गए हैं कि जेल में जाकर इसी प्रकार की गतिविधियों में ये लिप्त हैं। आप बताइए मुझे कि आज क्या जनता इन बातों का मुआयना नहीं करेगी? आज जनता इन बातों को सोचेगी नहीं कि किस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग जो लगातार सबके ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते हैं, लगातार समाज में दुष्प्रचार का काम करते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर चरित्र की इस प्रकार की हरकतों में, चरित्रहीनता में लिप्त हैं, ये इस पर क्या जनता को विचार करने योग्य नहीं है? बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल की नियमावली पढ़ने की सलाह भी दे रही है। वायरल वीडियो में सत्येंद्र जैन को जेल में जिस तरह की सुविधाएं मिलती दिख रही हैं, उन सुविधाओं को कि जेल मैनुअल में जगह है भी या नहीं है, ये समझने के लिए तिहाड़ जेल के पूर्व प्रवक्ता सुनील गुप्ता को सुन लीजिए। हमें पता लग रहा है कि फल खा रहे हैं ये, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इनके पास पड़ी हैं खाने पीने की, कुछ पैक्ड फूड भी है। तो उसे है कि खाना तो ये भरपूर ले रहे हैं और मुझे लगता है रूल तोड़ के ले रहे हैं, क्योंकि हम बाहर से खाना जो है, किसी का जेल प्रशासन किसी का खाना अलाउ नहीं करता बाहर से, क्योंकि उस खाने में कई प्रिजनर्स होते हैं जिनकी की टेंडेंसी होती है कि उस खाने में मोबाइल फ़ोन, करेंसी नोट्स, स्मैक एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ें होती हैं वो स्मगल करते हैं जेल के अंदर। तो इसीलिए बाहर का फूड बंद किया हुआ है। पर इनके केस में ऐसा लग रहा है कि शायद बाहर का फूड भी आ रहा है और अपना जो कि अगेंस्ट। तीसरी सुर्खी कर्नाटक के मंगलुरु में हुए ब्लास्ट केस से जुड़ी है। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद ने आज 23 नवंबर को बताया कि इस केस की जांच तो जल्द ही आधिकारिक तौर पर एनआईए को सौंपा जाएगा। दर्शक जानते ही होंगे कि 19 नवंबर को बेंगलुरु में एक ऑटो में ब्लास्ट हुआ था। अब इस केस का कनेक्शन 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर में हुए ब्लास्ट केस से जोड़कर देखा जा रहा है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर के कोट्टई ईश्वरन मंदिर के पास एक कार में सिलेंडर विस्फोट हुआ था। कार ब्लास्ट में जमीशा मुबीन नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। जांच शुरू हुई तो कार में कील, कंचे और ऐसी कई चीज़ें मिली जो आमतौर पर आतंकी हमलों में इस्तेमाल की जाती हैं। मुबीन के घर से भी हल्की तीव्रता के बम बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम पाउडर, चारकोल और सल्फर बरामद हुए। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट की जांच के दौरान पता चला है कि कोयम्बटूर ब्लास्ट का आरोपी जमीशा मुबीन इलाज के लिए सितंबर के दूसरे हफ्ते में केरल में था। वह मंगलुरु में विस्फोट का आरोपी शारिक भी उसी समय केरल के अलुवा में था। शारिक अलुवा के एक लॉज में रुका हुआ था और बताया जा रहा है कि उसने ई-कॉमर्स साइटों से अपने होटल में डिलीवरी करवाई थी। चौथी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से आई। कई चुनाव आयुक्त हुए लेकिन टीएन सेशन कभी कभार ही होते हैं, ऐसा कहना है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट फिलहाल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सिस्टम में सुधार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस दौरान ही कोर्ट ने टीएन सेशन वाली टिप्पणी की है।
इस मामले में 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। जस्टिस KM जोसेफ के नेतृत्व वाली बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस CT रवि कुमार शामिल हैं। आज इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मौजूदा दौर में हमें ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत मिलने पर भी एक्शन ले सके। मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से आज सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए। उन्होंने दलील दी अभी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया है, लेकिन उनकी नियुक्ति VRS देकर की गई है। आमतौर पर चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति होने वाले लोग सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन अरुण गोयल के मामले में ऐसा नहीं है। वो वर्तमान सरकार में सचिव थे। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को गोयल को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया गया। फिर शनिवार या रविवार को नियुक्ति का आदेश जारी किया गया और सोमवार से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। प्रशांत भूषण की इस दलील पर अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि अदालत एक बड़े मुद्दे पर विचार कर रही है, ऐसे में अरुण गोयल के नियुक्ति वाला मामला अभी उठाना ठीक नहीं है। इसके बाद जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम अरुण गोयल वाले मामले की सुनवाई पिछले गुरुवार को की थी। मामले की अगली सुनवाई कल होनी है, इसलिए सरकार अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल को पेश करे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या अदालत कह रही है कि उन्हें मंत्री परिषद पर भरोसा नहीं है। इस पर जस्टिस रस्तोगी ने कहा ऐसा नहीं है, हम सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम नियुक्ति के मैकेनिज्म को देखना चाहते हैं। आखिरी सुर्खी की अब बात करेंगे जो कि गुजरात से है, जहां मोदी सरकार में मंत्री पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कैलाश चौधरी गुजरात के बनासकांठा में मौजूद अंबाजी शक्तिपीठ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पाकिस्तान और गुजरात का जो कनेक्शन है उसे बताया। जरा सुनिए। पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि गुजरात में भाजपा की सरकार बने, वो चाहता कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बने। अब आप बताइए कि यहां पर भाजपा की सरकार बननी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए? पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि या अपने को खुश होना चाहिए? हमें तय करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से पाकिस्तान को कोई खुशी मिल जाए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। बात सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं रुकी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनकी तुलना इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से भी कर डाली। अभी अभी मैं देखा उनका चेहरा भी चेंज हो गया है। मैं थोड़ा दिन पहले टीवी का इंटरव्यू में बोला हूं कि ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? तो ये बात मैंने उनको पूछा। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस का सारे जो कल्चर है वो सारे कल्चर हमारे नजदीक नहीं है, भारतीय लोगों का नजदीक नहीं है। ये सारे जो संस्कृति वो लोग का करीब है जो भारत को कभी अभी तक समझा नहीं है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि पाकिस्तान और सद्दाम हुसैन जैसे बयान देने वाले कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं। सीएम हिमंता हो या भारत सरकार में मंत्री, दोनों के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का भी जवाब इस पर आ गया है, सुनिए। वो जो देखना चाह रहे हैं उन्हें वही दिखेगा ना। जैसी सोच वैसी नजरिया। हमें तो बिल्कुल उनमें गांधी दिख रहे हैं, हमें उनमें पटेल दिख रहे हैं, हमें उनमें नेहरू दिख रहे हैं, हमें उनमें भगत सिंह दिख रहे हैं, हमें उनमें त्याग और बलिदान दिख रहा है। हमें 3572 किलोमीटर चलने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत का तिरंगा झंडा ले जाने वाला एक मजबूत हाथ दिख रहा है। ये भाजपा की बौखलाहट है और कुछ भी नहीं है। जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ने निकले हैं और भाजपा संघ के मंसूबे नफरत की, धर्म की, संप्रदाय की राजनीति के खिलाफ निकल रहे हैं, तब से ये पूरी तरह बौखला चुके हैं, निजी हमले कर रहे हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब चुनाव में पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा हो।
2017 के गुजरात चुनाव में भी पाकिस्तान का खूब इस्तेमाल किया गया था। तब पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब भी सामने आया था। तब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैजल ने ट्वीट कर लिखा था कि भारत को अपनी चुनावी बहस में पाकिस्तान को घसीटना बंद करना चाहिए। खैर, चुनावी बयानबाजी के बीच आपको ले चलते हैं गुजरात की धरती पर, जहां लल्लन टॉप की 3 टीमें चुनावी माहौल का जायजा ले रही हैं। आज लल्लन टॉप की टीम मोती के साथ अभिनव और अमितेश गुजरात के राजकोट पहुंचे थे। यहां उन्होंने राजकोट की लाइफलाइन कही जाने वाली अजी नदी का जायजा किया। उन्होंने जो देखा आप खुद उसे देख लीजिए। तेज रफ्तार से बहता काला गंदा पानी, उस पानी से उठती बहुत ही गंदी बदबू जिसको सह पाना बड़ा मुश्किल है। आसपास फैला कूड़ा कचरा, पानी में लौटते जानवर और जितनी भी गंदी से गंदी चीज़ हो सकती है वो आपको यहाँ दिख रही होगी। मैं कहूँगा अमितेश फ्रेम खोल दो और इधर की भी तस्वीर दिखाओ। आप जिस जगह को देख रहे हैं वो राजकोट शहर के बीच का इलाका है। मैं अभिनव पांडे इस समय राजकोट में हूँ और ये जो गंदा काला पानी देख रहे हैं ये कोई नाला नहीं है, ये बिल्कुल नाला नहीं है। ये राजकोट की मशहूर, राजकोट की लाइफलाइन कही जाने वाली अजी नदी है। खैर, ये टीम मोती की रिपोर्ट का एक हिस्सा भर है। पूरी रिपोर्ट आप हमारे YouTube चैनल, ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते। गुजरात चुनाव में जमघट सीरीज का पहला इंटरव्यू लल्लन टॉप के ऐप पर आ चुका है। इस इंटरव्यू में आपको देखेंगे कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश एक शुरुआत भर है, आगे आपको उन सभी नेताओं के इंटरव्यू जमघट में देखने को मिलेंगे जो गुजरात की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। और अब ऐप पर जमघट देखने के लिए आप जा रहे हैं तो लल्लन टॉप क्विज का हिस्सा भी जरूर बनिए। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे क्विज लाइव होगी। क्विज खेलने पर इनाम भी है। हर दिन टॉप 50 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें तुरंत 100 रुपए का इनाम भेजा जाएगा। तो देर किस बात की, डाउनलोड करिए लल्लन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। जाते जाते ये वायरल वीडियो देखते जाइए, जिसे देखने के लिए मुंबई के वायकुला चिड़ियाघर में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। सोशल मीडिया पर भी इस नवजात पेंगुइन की वीडियो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। कोई इन्हें क्यूट तो कोई लवली बता रहा है। आपको ये वीडियो देखकर क्या महसूस हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।